क्या आप भी 9 से 5 की नौकरी करते हैं और सोचते हैं कि सरकार खुश होगी, शाबाशी देगी? पर नहीं, वो चूस लेगी। आपने कभी ध्यान दिया, जब इस देश में कोई नया टैक्स लगता है तो कोई दंगा नहीं होता, कोई सड़क पर नहीं उतरता, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट जिसे लगती है उसके पास रोने का वक्त नहीं होता। वो सुबह 6 बजे उठकर टिफ़िन पैक करके ट्रैफिक में धक्के खाता हुआ बस अपने ऑफिस पहुंचना चाहता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पॉइंट ऑफ व्यू के नए एपिसोड में। कहानी वही, पहलू नया। चलिए विचार करते हैं। आज हम कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। आज की बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होने वाली है, चाहे पिछली सरकारें हों या आज की हों। सिस्टम एक मशीन पर चल रहा है। आज बात आपके उस खून पसीने की है जिसे ये सिस्टम बड़े आराम से अपना हक समझकर निकाल रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। तालियां बज रही हैं, पर इन तालियों के शोर में एक नंगा सच छुपा है। देश की 140 करोड़ की आबादी में से इफेक्टिवली सिर्फ 2 से 3% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। यानी 97% देश का आर्थिक बोझ ये अकेले 3% मिडिल क्लास उठा रहा है। और इसके बदले में उसको क्या मिलता है? चलिए इस लीगल ट्रैप को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक महानुभाव को टीवी पर बैठकर ज्ञान देते हुए सुना था कि अरे, इनकम टैक्स तो कम लोग देते हैं तो क्या हुआ, जीएसटी तो 100% जनता देती है। पर शायद वो डेटा को ध्यान से देखना थोड़ा सा भूल गए। इनकम टैक्स देने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तब शुरू होता है इनडायरेक्ट टैक्स का चक्रव्यूह। ऑक्सफैम की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि इस देश का 64.3% जीएसटी आबादी का सबसे निचला 50% हिस्सा यानी गरीब और मिडिल क्लास दे रहा है। और देश के टॉप 10% अमीर लोग वो कुल जीएसटी का सिर्फ 3 से 4% देते हैं। ऐसा क्यों? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जीएसटी एक रिग्रेसिव टैक्स है। अगर 100 रुपए का साबुन पर 18% जीएसटी है तो मुकेश अंबानी जी भी उस साबुन पर 18 रुपए टैक्स दे रहे हैं, और एक दिहाड़ी मजदूर या मिडिल क्लास एम्प्लॉय भी उतना ही टैक्स दे रहा है। एक आम आदमी की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन बेसिक ज़रूरतों के टैक्स में चला जाता है, जबकि अमीर के लिए यह एक चिल्लर के बराबर है। मतलब 100 रुपये की चीज़ पे 18 रुपये किसी रईस के लिए शायद वैल्यू ना रखते हो, लेकिन वो एक दिहाड़ी मजदूर के लिए वो उसका अगले दिन का ब्रेकफास्ट हो सकता है, नाश्ता हो सकता है, जिसे पेट भर के वो थोड़ा सा अपना काम करे। खैर, इसको थोड़ा और गहराई में देखते हैं। आपने टैक्स दी हुई सैलरी से एक कार ली, उस कार पर 28% जीएसटी और सेस दिया, फिर आरटीओ को लाइफ टाइम रोड टैक्स दिया। उसके बाद जब आप पेट्रोल डलवाते हैं तो उस पर लगभग 50% एक्साइज और वैट को मिलाकर सरकार ले लेती है। और इतना सब देने के बाद जब आप हाईवे पर गाड़ी उतारते हैं तो आपको टोल देना पड़ता है। यानी एक ही सड़क पर चलने के लिए एक आम आदमी अपनी पूरी लाइफ में बार बार टैक्स पे कर रहा है। ये इकोनॉमी नहीं, ये डबल डिपिंग सिस्टम है। अब इसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की चोट खाने के बाद अब बात करते हैं लूप होल्स पर, जिनको देख के कई बार हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये लूप होल सिर्फ पावरफुल और पैसे वाले लोगों को सेफ रखने के लिए बनाए गए हैं। एक सैलरीड इंसान के अकाउंट में सैलरी आने से पहले ही सरकार टीडीएस काट लेती है। उसके पास टैक्स बचाने के रास्ते बहुत लिमिटेड होते हैं। उसे अपनी आमदनी पर लगभग 30% तक टैक्स देना पड़ता है। अब यही बेचारा आम आदमी सोचता है कि इस फाइनेंशियल जाल से निकलने के लिए शेयर बाजार में निवेश किया जाए। वो अपना पेट काट कर चवन्नी जोड़ कर अपनी ऑलरेडी टैक्स्ड सेविंग्स को मार्केट में लगा देता है। और यहीं शुरू होता है सिस्टम का दूसरा खेल।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बनाम रिटेल इन्वेस्टर्स का खेल। एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कॉरपोरेट प्लेयर मार्केट से करोड़ों का मुनाफा कमाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नाम पर सिर्फ 12.5% टैक्स देकर निकल जाता है। उनके पास टैक्स बचाने के हजार रास्ते हैं, जैसे इस मुनाफे को बनाने के पीछे एक बड़ा सा ऑफिस है, उसमें बिजली का खर्चा, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, एनालिस्ट रखे हैं उनका खर्चा वगैरह वगैरह। पर एक आम रिटेल ट्रेडर, जब वो दिन रात चार्ट देखकर अपना रिस्क लेकर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अगर बना भी लेता है, तो सरकार सीधे उसके मुनाफे का 1/5 हिस्सा यानी 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के नाम पर ऐंठ लेती है। और लॉन्ग टर्म में भी कोई उसको फ़ायदे नहीं है, वहाँ पर भी सेम वही 12.5% तो उसको देना ही है। खैर, दुख यहाँ ख़त्म नहीं होता। उस छोटे से मुनाफे पर भी एसटीटी, ब्रोकरेज, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और एक्सचेंज चार्जेस अलग से लगते हैं। अब ज़रा 2 मिनट रुकिए और सोचकर देखिए कि मेहनत से कमाए गए पैसे पर पहले 30% इनकम टैक्स दो, फिर बचे हुए पैसे पर रिस्क लो, और अगर थोड़ा पैसा बना लिया तो 20% शॉर्ट टर्म और बाकी चार्जेस दे दो। वहीं पैसे से पैसा बनाने वाले बड़े खिलाड़ी सिर्फ 12.5% देकर ऐश कर रहे हैं, और उस 12% में भी वो पूरे मुनाफे पे नहीं करते, उसमें भी वो डिडक्ट करते हैं, फिर बचे हुए अमाउंट पे लगाते हैं। आम आदमी की सेविंग्स का हक को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये कैसा इंसाफ है? फिर यहाँ से अगर आप आगे चलें तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 1 की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। एक गरीब और छोटे किसान को टैक्स से बचाना एकदम सही मानता हूं मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खेल ये है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई कैप नहीं है। इसका फ़ायदा उठाकर बड़े नेता, अभिनेता, जमींदार, कॉरपोरेट हाउसेस जो हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, वो अपनी करोड़ों की आमदनी को कृषि आय दिखाकर पूरा टैक्स बचा लेते हैं। और आज तक किसी भी सरकार ने इन अमीर किसानों पर हाथ डालने की कोशिश तक नहीं की, शायद इसलिए कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और पावर सेंटर भी। वैसे नाम तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको बहुत इजीली एक छोटा सा गूगल करके मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। अब ज़रा 2 मिनट सोचकर ये देखिए कि एक्चुअली में देश को चला कौन लोग रहे हैं। धरातल पे हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स जो दिन रात घिस घिस के काम करते हैं, और यही असली देश सेवक हैं जो अपना खून और पसीना दोनों देने के बाद टैक्स भी देते हैं। और इसके विपरीत हमारे समक्ष हैं हमारे सिस्टम के रखवाले। कुछ राज्यों के आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। मध्य प्रदेश और पंजाब में सालों तक मंत्रियों का इनकम टैक्स, मिनिस्टरों का इनकम टैक्स, चीफ मिनिस्टर का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता था। इनफैक्ट एमपी में तो ये प्रैक्टिस 1972 से लेकर जून 2024 तक चली है। और इस चीज़ के लिए मैं मानना चाहूँगा कि सीएम मोहन भागवत, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, मोहन यादव जी, एमपी के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी और उनकी कैबिनेट इस चीज़ के लिए बधाई के पात्र हैं, जो उन्होंने फाइनली जून 2024 में इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया। पर सोचिए कि इससे पहले तक सालों तक, दशकों तक, मतलब कि इनका टैक्स आपके और मेरे पैसे से भरा जा रहा था अभी तक, और हमको इस चीज़ की खबर भी नहीं। देर से ही सही, लेकिन कम से कम ये प्रैक्टिस बंद की गई, ये बहुत अच्छी बात है। पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आज भी मंत्रियों का इनकम टैक्स जनता की जेब से ही भरा जा रहा है। और जरा अगर आप सेंटर का हाल देखेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 17 को अगर आप कभी पढ़ें तो इस देश में किसी भी सांसद या एमएलए को मिलने वाले डेली अलाउंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस पूरी तरीके से टैक्स फ्री होते हैं।
हमारी मेहनत की कमाई पर एक छोटी सी गलती हो तो फाइन लग जाता है, और इनके लाखों के अलाउंसेस पर टैक्स की छूट होती है। और ये लोग टीवी पर आकर हमें सिखाते हैं कि देश निर्माण के लिए टैक्स देना कितना जरूरी है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि उस टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं आपके थोड़े से हेयर कट की, कि जब नया बजट आता है तो हाई सोसाइटी उस बजट में क्या देखती है कि उनको प्रिविलेजेस क्या मिले हैं, वहीं लोअर क्लास देखती है कि उनको सब्सिडी क्या मिली है और क्या चीज उनको फ्री में मुहैया कराई जा रही है, रेवड़ी अगर कहें तो। बट मजबूर मिडिल क्लास वो सिर्फ ये देखता है कि उस बेचारे के गले का फंदा थोड़ा ढीला हुआ या नहीं। जरा कभी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का कोड, उसका डेटा उठाकर देखिए, आईबीसी का डेटा कभी पढ़िए। पिछले कुछ सालों में बैंक्स ने बड़े कॉर्पोरेट्स को सेटलमेंट के तहत एवरेज 67% का हेयर कट दिया है। यहां हेयर कट का मतलब मैं बताना चाहूंगा कि अरबपति जो लाखों करोड़ों रुपए डुबा देते हैं, उसके बावजूद उनको 67% लोन्स की माफी दी गई है। आपका वाला हेयर कट नहीं सर, ये बड़े लोगों का हेयर कट है। वहीं दूसरी तरफ एक और दुनिया है जिसमें एक आम आदमी, एक आम सैलरीड पर्सन रहता है। अगर उसके इनकम टैक्स रिटर्न में थोड़ी सी भी गलती हो जाए या टीडीएस मिसमैच हो जाए तो उसको हेयर कट नहीं, हथकड़ी दिखाई जाती है। इनकम टैक्स का सेक्शन 143 या 148 का नोटिस सीधा उसके घर पहुंच जाता है। कानून का डर और कानून का डंडा सिर्फ आम आदमी के लिए बने हैं, और सिस्टम में इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए सिर्फ सेटलमेंट। मित्रों, जैसा हमने शुरू में कहा, इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी या सरकार को गाली देना कतई नहीं है, क्योंकि इसका ठीकरा किसी एक के सर पर फोड़ना गलत होगा। और अगर देखा भी जाए तो देश को चलाने के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। रोड्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं। पर आज अगर देखा जाए तो एक आम टैक्स पेयर की तरफ से सिस्टम से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप देश को 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन या जितने भी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएं। हम आपके साथ हैं, पूरा समर्थन, ये देश हमारा है। हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर से नहीं आएगा। पर देश की इकोनॉमी का पूरा इंजन सिर्फ इन 2-3% लोगों के कंधों पर मत डालिए। मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों पे टैक्स का बोझ बढ़ाने से अच्छा है कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये पूल बड़ा हो सके, टैक्स पेयर का पूल बड़ा हो सके, उसमें और लोग आ सकें। हमें उन्हें, उनके कंधे मजबूत करने चाहिए। टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए बस उन्हीं टैक्स पेयर को बार बार नहीं निचोड़ना चाहिए जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। यू शुड मेक श्योर कि उनका जो पूल है टैक्स पेयर का वो और इंक्रीज हो, 2-3% से बढ़ के वो 10% पहुंचे। मैं तो कह रहा हूं हर हाथ इतना सशक्त होना चाहिए कि वो अपने हिस्से का टैक्स इस देश में भरे। सोचिए, जब 2-3% लोग अगर इतना करके और जीएसटी दे के अगर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो हर इंसान जब सशक्त होगा तो देश कहाँ पहुंच सकता है। विश्व गुरु बनने की बात करने, ये तो हमारे हाथ में है। हम कल बना सकते हैं अगर हम चीजों को सही तरीके से काम करें। तो सबसे पहले रेवड़ियों को बंद करें। मेरी गुजारिश है सरकारों से, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, पर अपना फोकस थोड़ा सा टैक्स का बेस बढ़ाने पर रखिए। और टैक्स का बेस बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप एग्जेम्पशंस लिमिट गिराकर गरीबों से भी टैक्स वसूलने लगे। इसका मतलब है देश में ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि लोग फाइनेंशियली इतने काबिल बन सकें कि वो खुशी खुशी टैक्स ब्रैकेट में आ जाएं। जब 2% की जगह 20% लोग अपनी आमदनी बढ़ाकर टैक्स देने के काबिल होंगे तो खुद ब खुद हर एक इंसान पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। लोगों को कमाने और टैक्स पेयर बनने के काबिल बनाइए। उन्हें टैक्स डिफॉल्टर जैसा फील मत कराइए प्लीज। डर में जीता है यहाँ का इंसान। जाते जाते मैं अपने देश से
देश के सिस्टम से और अपने इस परिवार से अकेले में सोचने के लिए दो सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक आम आदमी 30% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स भरने के बाद जब सड़क पर एक खुले हुए गड्ढे पे एक सीवर लाइन में टूटे हुए ब्रिज की वजह से कभी अगर अपनी जान गंवाता है, तो क्या हम उसे एक हादसा कहेंगे या सिस्टम की नेग्लिजेंस द्वारा किया गया एक लीगल मर्डर? और दूसरा सवाल, अगर देश चलाने के लिए 100% जनता इनडायरेक्ट टैक्स दे ही रही है और डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 2% लोग दे रहे हैं, तो क्या हम सच में इस देश के नागरिक हैं या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के मजबूर दिहाड़ी मजदूर जिनके पास इस सिस्टम का महंगा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं? और इसमें नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस पे जो भी विचार विमर्श हो वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। ये था मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या है? कमेंट सेक्शन में आकर बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हो, बता सकते हैं। अपनी आवाज़ ज़रूर रखें। और अगर इस डेटा और इन सवालों ने आपको झकझोरा हो, सोचने पर मजबूर किया हो, और अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैंने आपकी अंदर दबी हुई आवाज़ को एक मंच दिया है, आपके ख्यालों को मैंने शब्द दिए हैं, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो इस देश में टैक्स भरता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आवाज़ उसकी उठाई जाती है जो देश बनाता तो है पर जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। सवाल पूछिए, अपने हक के लिए जागरूक रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि सोच ही शुरुआत है। जय हिंद।